हेलो गाइस। आज हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, पारदर्शी का मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो वह अपने पथ से डेविएट अर्थात विचलित हो जाती है। इस फिनोमिना को, इस घटना को प्रकाश का रिफ्रैक्शन अपवर्तन कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन पे क्या था कि प्रकाश की किरण जो है किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर ये प्रकाश की किरण आई और उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। तो ये घटना क्या कहलाती थी? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन चूंकि आज हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण है वो ट्रांसपेरेंट मीडिया मतलब है जिसके आर पार हम देख सकें। ऐसा मीडियम जैसे कि वायु के आर पार हम देख सकते हैं, ग्लास यानी कि कांच के आर पार हम देख सकते हैं, वाटर यानी कि जल के आर पार हम देख सकते हैं। तो ऐसे मीडियम को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम अर्थात पारदर्शी माध्यम। तो ये डायग्राम आप देखें, जो डायग्राम आपके सामने ये वाला बना हुआ है, इसके अंदर क्या है कि ये जो है दो माध्यमों को पृथक करने वाला तल है। चलिए मैं दूसरा डायग्राम आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने नेक्स्ट डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे कि ये जैसे देख रहे हैं आप लोग कि ये जो है हमारा एक्स डैश, ये हमारा जो है सेपरेशन प्लेन है, पृथककृत तल है, यानी कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को पृथक करने वाला तल है। सपोज करो ऊपर जो है एयर है यानी कि वायु है, नीचे ग्लास है यानी कांच है, दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये प्रकाश की किरण आपकी आती है वायु से और इस जगह पर ही जो पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट पॉइंट जो है हमारा आपतन बिंदु है, यहाँ पर ये स्ट्राइक करती है, टकराती है। अब देखो इसका पथ जो है सीधा ये होता, अगर सीधी जाती डेंसर में, यानी कि अगर ये ग्लास में जाती तो इसका जो पाथ होता वो ये होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अपने पथ से डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये जो है इधर की ओर क्या हो गई, बैंड हो गई। पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ये इधर जो है दूर हट जाती, यहाँ से अवे हो जाती, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारा पहला है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारा दूसरा है। इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल अभिलंब। और ये जो है हमारी कौन सी रे है? इंसिडेंट लाइट है, आपतित प्रकाश है। जो पार निकली है इसे कहते हैं हम अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। तो जो हमारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो कितने हमारे? तीन है। एयर है, एयर को हम कहते हैं वायु, दूसरा है ग्लास यानी कि कांच, तीसरा है वाटर यानी कि जल। अब यदि हम सेकंड डायग्राम को देखें, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर जो है हमने दिखाया हुआ कि ये जो है जो रे है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी नॉर्मल से दूर हो जाती है। इसमें क्या है, ये इसके पास आ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। यानी यहाँ पर जो दो केसेस हैं, दो केसेस क्यों है? क्योंकि हमारे जो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये भी दो टाइप्स के हैं, दो प्रकार के हैं। एक को कहते हैं हम विरल माध्यम यानी कि रेयर मीडियम, दूसरे कहते हैं हम डेंसर यानी कि सघन माध्यम। विरल माध्यम और सघन माध्यम, जैसे कि मैंने इस वाले डायग्राम में दिखाया हुआ है कि जो हमारा एयर है, एयर को हम क्या कहेंगे? रेयरर यानी कि रेयर, दूसरे कहते हैं हम डेंसर यानी कि सघन। अब इनका मीनिंग क्या है? रेयर और डेंसर का मीनिंग ये है कि रेयर यानी वायु के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, ये बहुत दूर दूर होते हैं। तो जब प्रकाश की किरण जो है वायु में प्रवेश करती है, एंटर करती है, तो ये जो है स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। लेकिन जब रे ऑफ लाइट यानी कि जो प्रकाश की किरण है ये डेंसर मीडियम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है। सघन का मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं डेंसर मीडियम के, सघन माध्यम के, वो पास पास होते हैं, ये प्रकाश की किरण को फैलने नहीं देते, इसलिए प्रकाश की किरण फैलती नहीं है और ये जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है, बेंड हो जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन यदि इसका अपोजिट कर दें, अगर प्रकाश की किरण जो है डेंसर से कहाँ है? हमारी रेयर में है, जैसे कि इस वाले डायग्राम में है। ये अब कहाँ से कहाँ आ रही? डेंसर से रेयर में। तो क्या होगा? ये एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी, यानी कि अभिलंब से दूर हट जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। तो यानी कि जो हमारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये भी कितने प्रकार के होंगे? हमारे दो प्रकार के होते हैं, रेयर
या और डेंसर, विरल और सघन। अगर कंपैरिजन अगर आप करें तो देखिए, जैसे एयर और हम वाटर की बात करें, वायु और जल की बात करें, तो वायु कैसा मीडियम होगा, वायु में जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, दूर दूर होंगे इन कंपैरिजन टू वाटर, यानी कि जल की अपेक्षा में। जल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जल के जो एटम्स होंगे, वो क्या होंगे, वायु के सापेक्ष इन कंपैरिजन टू एयर थोड़ा पास पास होंगे। और अगर तीसरा हम ले लें, क्या बोला, ग्लास यानी कि कांच, और तीनों कंपैरिजन करें तो कांच के अंदर, कांच क्या सॉलिड है एकदम बिल्कुल, तो सॉलिड में क्या होते हैं, ठोस में क्या होते हैं, अणु बहुत पास पास होते हैं। तो तीनों कंपैरिजन हम करते हैं तो वायु विरल, जल वायु के सापेक्ष डेंसर, और कांच जो है वो एयर यानी वायु और जल यानी वाटर के सापेक्ष कैसा होगा, डेंसर होगा। तो तीन मीडियम हमारे को यहाँ पर लेकर चलने हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ सघन माध्यम, डेंसर मीडियम क्या होता है। तो वह माध्यम जिसमें अणु अत्यधिक पास पास होते हैं सघन माध्यम कहलाता है, जैसे कांच। ऐसे माध्यम अपने में से गुजरने वाले प्रकाश को फैलने नहीं देता। यही कारण है कि जब कोई प्रकाश की किरण वायु यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी कांच में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो सघन माध्यम है इसे हम कहते हैं डेंसर मीडियम। डेंस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं और ये प्रकाश की किरण को जो है फैलने नहीं देते, इसलिए जो है प्रकाश की किरण जो है आपकी अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। दूसरा क्या है, विरल माध्यम, रेयर मीडियम। वह माध्यम जिसमें पार्टिकल्स अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं, जैसे कि हमारा एयर है, एयर में पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। विरल माध्यम कहलाता है, रेयर मीडियम कहलाता है, जैसे वायु। ऐसा माध्यम अपने में से गुजरने वाले प्रकाश को फैलने देता है। यही कारण है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, जैसे कि मैंने दो डायग्राम में आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इस डायग्राम को देखिएगा, अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको समझने हैं। इसके भी दो नियम है, जैसे कि रिफ्लेक्शन के थे, परावर्तन के दो नियम थे, ऐसे ही अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन के भी दो नियम हैं। पहला है कि आपतित किरण इंसिडेंट लाइट, दूसरा अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्रैक्टेड रे, और आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी कि नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट। ये तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तीनों के तीनों जो है एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित होने का तात्पर्य है, जैसे कि हम अपना काम इस टाइम जो है मैं इस पेपर पर कर रहा हूँ, कागज़ पर कर रहा हूँ, या अगर मैं बोर्ड पर करता, इसको वाइट बोर्ड पर करता या ब्लैक बोर्ड पर करते, तो हमारे ये तीनों के तीनों जो हैं उसी तल पर स्थित होते, जैसे कि अभी ये प्लेन ऑफ पेपर यानी कि कागज़ के तल में स्थित है। इसका मीनिंग ये है। तो नियम क्या बनता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, लाइज इन द सेम प्लेन। अपवर्तन का दूसरा नियम आप समझिए। अब आप देखिए, जो दिखाया गया एंगल आई दिखाया गया है और नीचे वाला क्या दिखाया गया, एंगल आर। एंगल आई को हम कहते हैं आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर को कहते हैं अपवर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दूसरा नियम इन एंगल से ही बनता है, यानी कि आपतन कोण की साइन, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। यानी कि आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात, अनुपात का मतलब है रेशो, सदैव एक नियतांक होता है और इस कांस्टेंट को हम म्यू और एन से डिनोट करते हैं। इस म्यू और एन को हम कहते हैं अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस सेकंड लॉ को यानी अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। देखिए, थ्योरी में भी आपको पढ़वा दे रहा हूँ कि अपवर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट लॉ है इसका
किस नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। सेकंड लॉ है इसका, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट को हम म्यू और एन से डिनोट करेंगे। इस नियम को ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी कि अगर एग्जाम में स्नेल का नियम आपको लिखने के लिए आए तो आप अपवर्तन के दूसरे नियम को ही लिखेंगे, पहले नियम को स्नेल का नियम हम नहीं कहते हैं। तो माध्यम का इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसी बुक में इसको म्यू से भी डिनोट किया हुआ है, n से भी नोट किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया कि n और म्यू से डिनोट करते हैं। देखिए इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़वा देता हूं मैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग लॉज। नंबर 1 है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. Second is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction for light of given color is constant for a given pair of media. It is expressed as sin I upon sin R is equal to mu is equal to constant, mu और n से हम डिनोट करेंगे। This constant is known as refractive index mu. This law means second law of refraction is also known as Snell's law. अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर यानी कि अपवर्तनांक पर। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। तो किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती हैं तो अपवर्तनांक निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम इस फॉर्मूले से डिनोट करेंगे 1n2 को लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। 1n2 को हम पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो 1n2 को माध्यम 2 का माध्यम 1 के लिए सापेक्ष अपवर्तनांक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। यदि प्रथम माध्यम निर्वात या वायु है, वैक्यूम हो और एयर हो, तब द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, यानी कि उसे हम एयर के सापेक्ष मानेंगे। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या परम अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। ये हम रिलेशन इसमें निकाल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट में। तो जो किसी भी मीडिया का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है n और म्यू इज इक्वल टू होता है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी कि एक रेशो होता है, ये एक रेशो होता है किस किस का, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी कि जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण वायु से कांच में एंटर करती है तो इसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। जैसे ये वाटर और ग्लास यानी कांच या जल में प्रवेश करेगी तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की जो स्पीड है लाइट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट है वो कहाँ होती है, एयर में और वैक्यूम में होती है। तो इन दोनों के रेशो को तो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल को हम c से डिनोट करेंगे और माध्यम में प्रकाश की चाल को v से डिनोट करते हैं। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम और एयर दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों को हम एक ही मान के चलते हैं।
तो दोनों में ही जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम फॉर्मूला जो है यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में, जैसे लिखा हुआ ANG। अब A फॉर एयर, G फॉर ग्लास, यानी कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। इसको ऐसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, यानी कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू होता है 1/G/A। तो यहाँ क्रम बदल गया, देख लो आप, G इधर आ गया और A इधर आ गया। दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं हम, WNG इज इक्वल टू होता है ANG/ANW, यानी कि अगर कोई लेंस जो है कांच का बना हुआ होगा, मिरर किसका बना हुआ होगा, हमारा कांच का बना हुआ होगा। अब यदि हम उसको वाटर में डुबो दें तो यहाँ तीनों चीज़ आ जाएंगी, एयर भी होगी, ग्लास भी होगा और वाटर भी होगा। जैसे लिखा है WNG, यानी कि ग्लास का यानी कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू होता है ANG/ANW। अब देखिए आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि कोई भी जो ये प्रकाश की किरण है, जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने पाथ से डेविएट क्यों हो जाती है, विचलित क्यों हो जाती है। तो इसका सिंपल सा एक कारण है कि जो प्रकाश की किरण की स्पीड है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, वो हर मीडियम में अलग अलग होती है। यानी जब स्पीड चेंज होगी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जैसे ही ये एयर से ग्लास और वाटर में, कांच और जल में प्रवेश करेगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि ये कांच और जल से जाकर वायु में प्रवेश करेगी तो स्पीड क्या होगी, इसकी बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो ये स्प्रेड होगी, फैलेगी। स्पीड कम होगी तो ये नॉर्मल की ओर बैंड होगी। कारण ये है कि जो स्पीड है वो हर माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होती है।